क्वेश्चन को, जो कि बोल रहा है द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, इसे किन्हें कन्फर किया गया है, किन्हें दिया गया है। ठीक है, इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं इनको, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है इंडिया के, इनका नाम है श्री श्री रविशंकर। तो हमारा करेक्ट आंसर श्री श्री रविशंकर है। इन्हें ही एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, जो कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दिया है। ओके, श्री श्री रविशंकर को एक और अवार्ड मिला है बाय द नेम गांधी पीस पिलग्रिम अवार्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि ऑपरेशन ट्रिडेंट जो 1971 में हुआ था, इसके तहत कौन से पाकिस्तानी पोर्ट को अटैक किया गया था बाय इंडियन नेवी। ऑपरेशन ट्रिडेंट 1971 मतलब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और इसमें कराची पोर्ट को अटैक किया गया था बाय इंडियन नेवी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अटैक 4 दिसंबर को किया गया था और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही प्लान्ड अटैक था, जो कि इंडियन नेवी ने जीत लिया था, और इसलिए 4 दिसंबर को ही हम लोग नेवी डे भी मनाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि अभी रिसेंटली कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था। ये कौन से इस इंडियन सिटी में कंडक्ट किया गया था? इसे चेन्नई में कंडक्ट किया गया था, और ये पहला अपने आप का एक तरीके का कॉन्फ्रेंस है, मतलब कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी का कॉन्फ्रेंस पहली बार ही कंडक्ट किया गया था। इसमें 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, नेमली ऑब्वियसली इंडिया के अलावा 2M, दैट इज मॉरिशस और मालदीव्स, और इसके अलावा श्रीलंका। तो यही 4 कंट्रीज के कोस्ट गार्ड सिक्योरिटीज मिल करके इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे, जो कि चेन्नई में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि अबू धाबी स्पेस डिबेट, ये एक बहुत ही बड़ा कनक्लेव था कि स्पेस सेक्टर को किस किस एरियाज में पीसफुली यूज किया जा सकता है। ये कनक्लेव अबू धाबी में हुआ था, इसलिए इसका नाम अबू धाबी स्पेस डिबेट है, और इसे इंडिया से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिप्रेजेंट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है स्टेम सुपरस्टार्स प्रोग्राम कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। स्टेम साइंस स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी कंट्री का करेक्ट आंसर होगा वो कंट्री रिकॉग्नाइज करती है अगर आपका एक्सेप्शनल नॉलेज है इन 4 फील्ड में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज करती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम में 3 इंडियंस हैं, दैट इज नीलम कडियाला, डॉक्टर अन्ना बाबूरामणि और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो प्रेफरेबली आप ये भी नाम याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है, तो प्रेफरेबली ये भी नाम याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कितने इंडियन आइटम्स यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में काउंट होते हैं। टोटली दुर्गा पूजा को ऐड करने के बाद ये नंबर 14 हो गया है। तो क्या क्या चीजें इंडिया से यूनेस्कोज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड होती है? एक हो गया दुर्गा पूजा, एक हो गया रामनवमी, या इसे रामलीला के नाम से ज्यादा फेमस है। फेस्टिवल के नाम पे एक और फेस्टिवल है, दैट इज नवरोज। इसके अलावा संस्कृत चैंटिंग और बुद्धिस्ट चैंटिंग, ये दोनों ही चैंटिंग का भी तरीका यूनेस्को के इंटैंजिबल हेरिटेज में आता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 5। इन 5 के अलावा आता है योगा, और केरला से आता है मुडियेट्टू एंड कुटियाट्टम। इसके अलावा मणिपुर से आता है संकीर्तना, और राजस्थान से आता है कलबेलिया। तो ये 5 के अलावा हो गए हमारे पास 5 और, जो कि मिला करके हो जाएंगे 10। ठीक है, इंटैंजिबल हेरिटेज में पंजाब से आता है ठठेरा, और डांसेस की बात की जाए तो 2 डांसेस, एक है छऊ और एक है रमन। ये दोनों डांसेस भी यूनेस्को की इंटैंजिबल हेरिटेज में आते हैं। एंड फाइनली एक और, दैट इज कुंभ मेला, ये भी यूनेस्को के इंटैंजिबल हेरिटेजेस में आता है।
तो ये मिला करके हो जाता है हमारे 14। ठीक है, ये अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्योंकि रिसेंटली ही दुर्गा पूजा को ऐड किया गया है, एंड सेकेंडली इंडिया उस कमिटी में मेंबर बन चुका है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, इसलिए भी इसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है बगुटे। बगुटे एक तरीके का ब्रेड लोफ मेकिंग स्टाइल है, ये लंबे लंबे ब्रेड्स बनाए जाते हैं। ये कौन सी कंट्री का स्टेपल है? ये बेसिकली फ्रेंच लोफ या फ्रेंच ब्रेड को कहा जाता है। इसे भी यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है, इसलिए हम लोग इसे जान रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन से डायरेक्टर को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है 2022 के लिए, और ये है एस राजामौली, जिन्हें आरआरआर मूवी के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन क्रूड ऑयल पर कैपिंग की है। कैपिंग कहने का मतलब कि आप इससे ज्यादा महंगा अपना तेल नहीं बेच सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज को, खास करके कि G7 कंट्रीज को इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर रशिया अपने तेल का दाम बढ़ाएगा तो जो भी पैसा वो तेल से कमा रहा है उसे वो यूक्रेन क्राइसिस, मतलब यूक्रेन पर जो अटैक कर रहा है उसी में यूज करेगा। तो इसलिए उसके ऑयल प्राइसेस को कैप कर दिया गया है। इसका मतलब इससे ज्यादा आपके तेल का दाम नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज मतलब G7 ने इस प्राइस को $60 रखा है, $60 पर बैरल। लेकिन क्योंकि हमारा रशिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छा है, तो रशिया हमें काफी सस्ते में ऑयल देने के लिए रेडी हो गया है, दैट इज लेस देन $49। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया था। ये देख सकते हैं हम, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज मिस्टर पीयूष गोयल। तो हमारा करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। अभी मिलेट्स इतना खास क्यों है हमारे लिए? क्योंकि यूएन के लिए 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ठीक है, तो ये जो मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी अपीडा है, जो कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली हम लोग मिलेट्स को एक्सपोर्ट करने के इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इंडिया का रैंकिंग क्या है इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स। इंडिया का रैंक 48 है, तो हमारा करेक्ट आंसर 48 हो जाएगा। इसमें हम लोग बहुत सारे कंट्रीज से ऊपर चले आए हैं, एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे सेफ्टी रैंकिंग्स में, इसलिए ये नंबर थोड़ा सिग्निफिकेंट है 48। हमें यहाँ पे एक और नाम याद रखने की जरूरत है, शेफाली जुनेजा। इन्हें एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ऑफ ICAO, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये रैंकिंग निकालती है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इसलिए ये भी नाम हमें याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन से मल्टीनेशनल कंपनी के CEO को पद्म अवार्ड्स रिसेंटली दिया गया है इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री कैटेगरी। इन्हें हम लोग पहचान सकते हैं, वेरी फेमस पर्सनालिटी सुंदर पिचाई, एंड ही इज द CEO ऑफ गूगल। पद्म अवार्ड से हमें सिर्फ एक ब्रीफ नॉलेज जान लेने की जरूरत है कि पद्म अवार्ड्स में विभूषण जो आता है, मतलब पद्म विभूषण, ये सबसे हाईएस्ट कन्फर्ड होता है। इससे ठीक नीचे होता है पद्म भूषण, और इससे भी नीचे होता है पद्मश्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि इंडिया का पहला गोल्ड ATM कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया है या इनॉग्रेट किया गया है। ये गोल्ड ATM होता क्या है कि बेसिकली आप इसमें ATM कार्ड डालोगे और आपको उधर से सोना निकल करके आएगा। ऑब्वियसली उतने सोने के अमाउंट भर का आपको कैश विथड्रॉ करवाना पड़ेगा, मतलब आप ATM से पेमेंट करोगे और आपको जो भी रिटर्न्स आएंगे वो गोल्ड में रिटर्न आएंगे। ठीक है, ऐसा पहला ATM हैदराबाद में लॉन्च किया गया है।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि जीडीपी फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जीडीपी फॉरकास्ट करती है, जैसे हमारी ही आरबीआई 6.8% करके रखी हुई है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये 6.9% है, और फिच ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, इसके हिसाब से ये 7% है। 6.8% ये आरबीआई या आईएमएफ इन दोनों ने ही 6.8% प्रोजेक्ट किया है कि हमारा जीडीपी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना परसेंट रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के हिसाब से इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। तो सबसे ज्यादा महंगे शहर जो बोला जाएगा वो होगा सिंगापुर, या फिर इसके साथ साथ टॉप मोस्ट रैंकिंग में आता है न्यूयॉर्क। तो वर्ल्ड में सबसे कॉस्टली सिटीज में न्यूयॉर्क और सिंगापुर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि इंडिया का सेंट्रल एशियन एनएसए, ये दोनों अभी मिले थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के और सेंट्रल एशिया के, ये लोग दोनों अभी मिले थे। ये कौन सी सिटी में मिले थे, ये न्यू दिल्ली में मिले थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इंडिया और फ्रांस ने मिल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से नेशनल पार्क का प्लान किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क हमें पता है कि वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने पहला स्टीम पावर्ड स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। स्टीम पावर्ड मतलब वो स्टीम को रिलीज करेंगे और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे वो सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो ये सबसे पहले जैक्सा, दैट इज जापान की जो स्पेस एजेंसी है, उसने लॉन्च किया है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट ऐसा जगह है अर्थ के अराउंड जो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन के बराबर का जगह है, मतलब उस पॉइंट पर दोनों का ग्रेविटेशनल पुल बराबर पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं लियो ऑर्बिट या फिर लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये बेसिकली इस स्पेसक्राफ्ट को जो ये लॉन्च किया गया है, ये एक बड़े प्रोग्राम का पार्ट है जिसका नाम है EQUELEUS। ऐसे तो देखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे फुल फॉर्म देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। इसका फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा कि प्लाज्मा का डिस्ट्रीब्यूशन, कि अर्थ के अराउंड प्लाज्मा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो कि हमारे अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ये पढ़ने के लिए गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि अर्थ शॉट प्राइज 2022 के विजेता कौन है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम खेती। ये एक ऐसी स्टार्टअप है जो कि तेलंगाना में बेस्ड है, जिसका दूसरा नाम ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स भी है। ठीक है, तो ये अर्थ शॉट प्राइज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिला था, लेकिन इंडिया में इसे खेती को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पहला स्टेट बना है टू सेट अप अ दिव्यांग डिपार्टमेंट, और महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब महाराष्ट्र पहला स्टेट बन चुका है टू सेट अप अ दिव्यांग डिपार्टमेंट। महाराष्ट्र में एक और स्पेशल अलग सी स्कीम है, इसका नाम है जिव्हाला। इस स्कीम के तहत हम लोग क्या करेंगे कि प्रिजनर्स, जो जेल के कैदी होते हैं ना, वो अक्सर ब्रेड विनर्स होते हैं, मतलब वो ही रोटी कपड़ा मकान कमाने वाले लोग होते हैं और जेल चले जाते हैं किसी भी कारणवश। ठीक है, तो उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लोन फॉर प्रिजनर्स, ऐसी स्कीम लाई गई है ये। यहाँ कुछ और चीजें हम लोग बिहार के भी बारे में जान लेते हैं कि फल्गु नदी पर, फल्गु रिवर पर इंडिया की लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम है गयाजी डैम, ये एक रबर की डैम है जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट है, इसे बनाया गया है बिहार में। इसके अलावा लंगत सिंह कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है, इसकी
ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा लंगत सिंह कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है, इसकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज लिस्ट में डाला गया है। और एक दो चीजों की वजह से जो बिहार न्यूज में चल रहा था कि हम लोगों ने एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। एंड एडिशनली इंडिया की लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा, इसे भी बोध गया में बनाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी कंट्री के साथ साइन कर रखा है? इंडिया ने ये पार्टनरशिप यूके के भी साथ साइन किया है, जर्मनी के भी साथ साइन किया है। तो हमारा आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ई। ठीक है, अदर देन दीज टू, इंडिया ने ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रिया के भी साथ साइन किया है, फ्रांस और फिनलैंड के भी साथ ये साइन किया है। इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स या एकेडमिक्स या रिसर्चर्स जो हैं वो आपके यहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे और इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का ये अग्रीमेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी लेटेस्ट पार्टी बनी है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। लेटेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी हुई है। तो इसे जोड़ करके हमारे पास टोटली 9 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो कि नेशनल पार्टीज है। दैट इंक्लूड्स ऑब्वियसली बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस दैट इज टीएमसी, इसके अलावा आता है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दैट इज बीएसपी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से है नेशनल पीपल्स पार्टी, एक अभी जो ऐड हुई दैट इज आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा कम्युनिस्ट में 2 पार्टीज हैं, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये हो गए 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, तो टोटली 9 पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी कौन से स्टेट ने इस्टेब्लिश किया है। हमारा करेक्ट आंसर मेघालय है। इसे मेडिसिन की डिलीवरी के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, जो अदरवाइज 2.5 घंटे की दूरी होती है, इसे ये 8 से 10 मिनट में कवर कर पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि माउंट सुमेरु इनमें से कौन से आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में लाई करता है। हम लोगों ने कल देखा था कि इंडोनेशिया में ही माउंट सुमेरु और माउंट मेरापी, ये दोनों ही वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं जो कि अभी फटे हैं। ठीक है, ये दोनों ही जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में लाई करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए, ये है माउंट मेरापी का लोकेशन और ये है माउंट सुमेरु का लोकेशन। ठीक है, इंडोनेशिया अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ है, एक है सुमात्रा, एक है जावा और एक है बोर्नियो, जो तीनों ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इंडिया ने टेक्निकल सपोर्ट इनमें से कौन से कंट्री को देने का वादा किया है टू एनहांस देयर डेयरी प्रोडक्शन। दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया ने श्रीलंका का साथ देने को सोचा है, प्लान किया है। अभी श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां पे न्यूट्रिशनल क्राइसिस या मैल न्यूट्रिशन बहुत बुरी तरह फैल गया है। तो वहां से श्रीलंका को रिकवर कराने के लिए हम लोगों ने उनके डेयरी सेक्टर को मदद देने के लिए टेक्निकल सपोर्ट भेजा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये कौन सी बॉडी रिलीज करती है। ये एक रिपोर्ट है जो कि माइग्रेशन और उससे एसोसिएटेड इश्यूज को डील करता है। इसे वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। वर्ल्ड बैंक की कुछ और मेजर रिपोर्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली आफ्टर मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन टू पावर। इसके अलावा आता है एक ईज ऑफ लिविंग, कि किसी शहर में रहने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनका एनालिसिस करता है ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक देती है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक ही देती है। ठीक है, जिसमें 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो ये है माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ, जो कि क्लाइमेट माइग्रेंट्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले माइग्रेशन को इस बार फोकस किया है। और एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि फोर्ब्स के हिसाब से एशियाज हीरो फिलॉन्थ्रॉफी लिस्ट में कौन से इंडियन ने हाईएस्ट अमाउंट को प्लेज किया है, हाईएस्ट अमाउंट दिया है फॉर फिलैंथ्रॉफी। फिलैंथ्रॉफी मतलब लोगों की भलाई के लिए कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो पैसे डोनेट करते हैं, ठीक है। उस लिस्ट में कौन सा इंडियन सबसे ऊपर आता है, एंड दैट इज गौतम अदानी, जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है 2022 के, और ये हम लोग अगर इनको पहचानते हो तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेनिस्की, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर में सिर्फ एक ही बार किसी इंडियन को एनलिस्ट किया गया था, एंड ही वाज महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी, पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी कि समझ लीजिए ये एक टिफिन का डब्बा है, ये 2 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके नीचे वाले लेयर में एक पाउच को रखा जाएगा और इसमें पानी डाला जाएगा, और इसके ऊपर ये इस डब्बे को रख दिया जाएगा जिसमें कि वो खाना या पानी जो भी आपको गर्म करना है वो रखा हुआ है, और इसे आप कवर कर दोगे, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट को रिलीज करेगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे रखा हुआ चीज गर्म हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कोई भी हीटिंग एप्लीकेशन या इसे प्लग इन नहीं करने की जरूरत है, बिना बिजली के भी ये चल जाएगा, सिर्फ पानी की जरूरत है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि 48,500 ईयर ओल्ड पैंडोरा वायरस येडोमा, ये एक तरीके के वायरस का नाम है, ये कौन सी कंट्री में पाया गया है? ये रशिया में पाया गया है। चिंता की बात ये है कि ये वायरस अभी भी जिंदा है, इतने सालों बाद भी जिंदा है, और कंटेजियस भी, मतलब बीमारी भी फैला सकता है, ठीक है। ये और बड़ी चिंता की बात इसलिए भी होते जा रही है कि परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसा जोन होता है अर्थ में जो कि हमेशा ही बर्फ से ढका हुआ रहेगा। अब परमाफ्रॉस्ट रीजन में लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन के लिए, जैसे आर्कटिक भी एक रीजन है। तो अब क्योंकि वहां लोग ज्यादा आ जा रहे हैं, तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से वहां का आइस मेल्ट हो रहा है, और ये आइस के मेल्टिंग की वजह से नीचे के वायरसेस निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है पैंडोरा वायरस येडोमा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग इस 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन क्लोज करते हैं। अगले 30 क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।